नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं अपन जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 88 है उसके सॉल्यूशंस। तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या कहानी नहीं है। उसमें अपन एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जो आपका इस मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। अब ऐसा देख के आपको लग सकता है कि यार करंट का पूछ लेते, बट इतना पुराना और अलग अलग ऐसे राज्यों के भी का क्वेश्चन आते हैं क्या? तो देखो, चांस तो कम रहते हैं, बट ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पहले आपके राज्यपाल थे वो थोड़े से फेमस आपके स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हुए हैं इंडिया लेवल पर, अगर अपन देखें। दैट्स वाई वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। और उनका तो इस हिसाब से उत्तर आएगा अपना, जो इस क्वेश्चन का जो अपना उत्तर है वो है आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के पहले क्या थे? आपके राज्यपाल थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका जरूर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आपके पट्टाभी सीतारमैया। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये अगर आप देखोगे तो पट्टाभी सीतारमैया कहाँ का अपन इंडियन हिस्ट्री में अगर अपन को देखने को मिलता है, जहाँ एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पता हो तो आज़ादी के बाद जब सबसे पहले भाषा के आधार पर के एक नया राज्य बनना चाहिए, जब इसकी मांग उठी थी, कहाँ पर? मद्रास राज्य में। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक समिति बनाई थी कि वास्तव में ये आंदोलन जायज़ है कि नहीं है, या भाषा के आधार पर नया राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके लिए जो सबसे पहली जो समिति बनी थी आपकी, उस समिति का नाम था JVP समिति। कौन सी समिति? आपकी JVP समिति। तो JVP समिति में 3 बंदे थे। इसमें एक तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, और P से थे पट्टाभी सीतारमैया। एक यहाँ पे आ जाते हैं। एक पट्टाभी सीतारमैया आप देखते हो, जब कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो वहां गांधी जी उस अधिवेशन में चाहते थे कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने। उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने कौन? आपके पट्टाभी सीतारमैया। तो वहां पर भी इनका नाम आता है सीतारमैया का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस हिसाब से अपने को याद रखना। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे आपके कौन? डॉक्टर सीतारमैया, या पट्टाभी सीतारमैया भी इनको कहते हैं। पट्टाभी को शॉर्ट में बोलते हैं पी सीतारमैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन ये है कि जो जेलीफिश है ये किस संघ का उदाहरण है? एक्चुअली एग्जाम में पूछना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक व्यक्ति वे हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? एक व्यक्ति वे हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया 1969 के अंदर इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव थे, इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों को, अगर मैं बोलूं इस दुनिया के अंदर जितने भी क्या है आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, समस्त जीवों को क्या किया? 5 भागों के अंदर डिवाइड किया। कितने भागों के अंदर डिवाइड किया? 5 भागों के अंदर। उनको बोला गया जगत, या इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोला गया? किंगडम। तो दुनिया के समस्त जीवों को 5 किंगडम में क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया। अगर उन 5 किंगडम का अगर मैं आपसे नाम बोलूं, क्या क्या नाम है? तो सबसे पहला जो किंगडम था उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा उसका नाम था आपका पोरीफेरा। क्या नाम था उसका? पोरीफेरा नहीं, प्रोटेस्टा। सेकंड जो आपका किंगडम है उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रोटेस्टा। थर्ड जो किंगडम था उसका नाम था फंगस या फंगाई, ठीक है। चौथा जो किंगडम था आपका उसका नाम था प्लांटी, बोले तो प्लांटी बोले तो पादप। और आखिरी है आपका एनिमेलिया, एनिमल किंगडम, ठीक है। बोले तो आपका जंतु जगत बोल सकते हैं इसको। तो दुनिया के समस्त जीवों को कितने किंगडम में बांटा? 5 किंगडम में। उस पर भी आपको बेहतरीन रूप से अगर मैं बोलूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल तो कुछ याद होना ही चाहिए। मोनेरा के अंदर किसको डाला? मोनेरा के अंदर समस्त बैक्टीरिया को डाला। किसको डाला? बैक्टीरिया को डाला। प्रोटेस्टा के अंदर जनरली, वैसे तो कई सारी चीजें, अभी आप मोटे तौर पर याद रखो तो प्रोटोजोआ, मोटे तौर पर याद रखो तो प्रोटोजोआ, अमीबा, प्रोटोजोआ वगैरह। फंगस में तो खुद फफूंद आई गई आपके। फंगस जितनी भी फफूंद है, जितनी भी कवक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? फफूंद, वो आपकी आ ही गई। और चौथे नंबर पे बोलूं तो आपकी प्लांटी बोले तो आपका पादप। इसके अंदर आपके शैवाल वगैरह आ गए, सारे जितने भी पेड़ पौधे वगैरह आ गए, शैवाल जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है वो सारे के सारे आपके इस किंगडम के अंदर आ गए। और बाकी जो बचे थे वो सारे आ गए आपके किसके अंदर? एनिमल किंगडम में। हम वगैरह कोई भी जानवर वगैरह सारे किस्म आ गए एनिमल किंगडम में। फिर क्या किया? फिर R.H. विटेकर ने ये जो 5 किंगडम बनाए थे इनको भी आगे कुछ भागों के अंदर बांटा, और उसको बोला गया संघ। इंग्लिश में बोलते हैं उसको फाइलम। क्या बोला गया? उनको बोला गया फाइलम। जैसे R.H. विटेकर ने क्या किया? प्लांटी जो किंगडम था इसको आगे 5 संघों में, फाइलम में क्या किया? बांटा। एनिमल किंगडम को आगे 11 फाइलम के अंदर, 11 संघों के अंदर क्या किया? बांटा। उन्हीं 11 किंगडम में अपन पढ़ते हैं आपका पोरीफेरा, निडेरिया,
प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, ठीक है, आपका मोलस्का, एंथ्रोपोडा, ये आपके सारे के सारे अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं एग्जामिनर हमको क्या पूछना चाह रहा था। एग्जामिनर हमको पूछना चाह रहा था कि जो एनिमल किंगडम के 11 फाइलम है उनमें से 4 के अपने सामने ऑप्शन दे रखे हैं। देखो संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फाइलम, कौन कौन सा, पोरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरिया और आपका कौन सा, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ हालांकि कुछ होता ही नहीं है, फाइलम पोरीफेरा, आपका पोरीफेरा होता है। क्या होता है, पोरीफेरा होता है, ठीक है। फाइलम में प्रोटोजोआ को फाइलम है ही नहीं, पोरीफेरा होता है। तो इन चारों में से पूछा जो जेलीफिश है वो किसके अंदर आएगी। तो जो दोस्तों जेलीफिश होती है वो हमेशा आती है किसके अंदर आती है, निडेरिया में। जेलीफिश का नाम से लग रहा होगा कि कोई फिश है, जबकि वास्तव में कोई फिश नहीं है, याद रखना ये कोई मछली नहीं है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है दोस्तों, ये आपके निडेरिया के अंदर आती है। निडेरिया के और अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे बोलूं तो हाइड्रा नाम का जो जीव है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइड्रा भी किस में आता है, निडेरिया में। या आपकी जो कोरल रीफ होती है, कौन होती है दोस्तों, जो कोरल रीफ में जो कोरल होता है, ठीक है, जो कोरल होता है, जिससे मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्तियां, जो बड़ी बड़ी चट्टानें बनती है, जिससे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह बना हुआ है, तो वो जीव भी दोस्तों किसमें आता है, निडेरिया में। तो आज तो आपसे जेलीफिश का पूछ लिया, फ्यूचर में कभी हाइड्रा का पूछे या कोरल्स का पूछे तो याद रखना वो भी किसके अंदर आते हैं, आपके निडेरिया में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। हालांकि ये देखो ये पेरी फेस वगैरह पता नहीं क्या लिखते हैं, इसको पोरीफेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। और प्रोटोजोआ नाम का तो कोई संघ है ही नहीं है आपका, एक तरीके से पोरीफेरा फिर से बोल दो। तो कुछ मिला के कोई नहीं, अपना आंसर आपका क्या है, तो याद रखना जेलीफिश किसके अंदर आता है, आपके निडेरिया के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कौन से टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। अब देखो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पकड़ना, कौन सा सिक्का, मतलब उसको एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जिसके सम्मान के अंदर स्विस सिक्का बनाया गया। स्विस वर्ड किसके लिए यूज होता है, स्विट्जरलैंड के लिए। तो बस आपको और कुछ नहीं पता हो ना, अगर आपको ये भी पता हो कि स्विट्जरलैंड का फेमस टेनिस प्लेयर कौन है, तो उत्तर है आपका कौन सा, रोजर फेडरर। कौन है, रोजर फेडरर। आप आराम से बता सकते थे, अपने को पता जो राफेल नडाल है, ये राफेल पता नहीं क्या लिख दिया, क्या है, जो आपके राफेल नडाल है, ये कहां के रहने वाले हैं दोस्तों, ये है आपके स्पेन के। राफेल नडाल कहां के दोस्तों, राफेल जो नडाल है ये कहां के, स्पेन के। तो स्पेन वाले तो स्विस सिक्का क्यों ढालेंगे, ठीक है, ये हो नहीं सकता। जो नोवाक जोकोविच है ये कहां के रहने वाले दोस्तों, ये रहने वाले हैं सर्बिया के। कहां के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं सर्बिया के, ठीक है। और जो सेरेना विलियम्स है ये रहने वाली है दोस्तों यूएसए की। तो अगर इनके देशों का ही पता हो तो आराम से आप उत्तर कर सकते थे कि रोजर फेडरर रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के, और उनके सम्मान में जो सिक्का ढाला जाएगा वो होगा आपका कौन सा, स्विस सिक्का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको चुना गया था। अब तो हालांकि ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। उस वक्त 2020 में दोस्तों जो विदेश सचिव बनाए गए थे वो थे आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। लेकिन अब अगर आज की तारीख में आपसे पूछे, आज की तारीख में, वर्तमान में दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में आज की तारीख में अगर हमसे पूछे भारत के विदेश सचिव, याद रखना कंफ्यूज नहीं होना, विदेश मंत्री की बात नहीं चल रही है यहां पर, विदेश सचिव की बात चल रही है। तो दोस्तों वर्तमान में जो विदेश सचिव है आपके, उनका नाम है विक्रम मिस्री। क्या नाम है, विक्रम मिस्री। हालांकि अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, शायद जुलाई 2026 तक। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है आज की तारीख में दोस्तों, तो आज की तारीख में है विक्रम मिस्री, ठीक है। अभी नवंबर 2024 में देखें तो विक्रम मिस्री, वैसे भी मैं आपको बता दूं जुलाई 2026 तक यही रहेंगे आपके विक्रम मिस्री। तो तब तक आप आराम से इसी को याद रखना, किसको, विक्रम मिस्री को। ये तो विदेश सचिव की बात हुई। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछते वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, सचिव वगैरह तो आईएएस वगैरह अधिकारी होते हैं, आईएफएस अधिकारी होते हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछे विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री दोस्तों कौन है आपके, तो वो है दोस्तों एस जयशंकर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो है आपके एस जयशंकर। एस जयशंकर दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। नेक्स्ट अगला देखो, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने दोस्तों नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। हालांकि ये भी क्वेश्चन पुराना हो चुका है दोस्तों, कई साल पहले का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कर्म योद्धा ग्रंथ, ये जो बुक है, ये याद रखना पहली बात तो किसके जीवन पर है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बुक लिखी गई बुक है। नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई बुक है। कौन सी बुक है दोस्तों, कर्म योद्धा ग्रंथ। और इस बुक का जो विमोचन है दोस्तों, वो हमारे जो आपके गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह, उन्होंने दोस्तों इस बुक का विमोचन किया था। अभी तो 3-4 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन जो भी है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला देखो,
अगला है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। यहां आपको दोस्तों ग्रहों का क्रम पता होना चाहिए। तो अगर अपन ग्रहों की बात करें तो आपको अच्छे से पता है हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बीच में कोई एक क्या होगा, तारा, और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होंगे, ग्रह। तो हमारे सौर मंडल का जो तारा है दोस्तों वो कौन है, वो है सूर्य। कौन है दोस्तों, सन। और इसके आसपास कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं दोस्तों, 8। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8। उसमें जो सबसे पहला प्लेनेट है, सबसे पहला प्लेनेट जो दोस्तों सबसे पहले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों, वो तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बुध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, अब ऑल्सो परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, बुध के बाद दोस्तों अगला अगर ग्रह देखे तो आपका आता है शुक्र। शुक्र बोले तो इंग्लिश में शुक्र को क्या बोलते हैं, वीनस। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। इसके बाद जो पीछे जो ग्रह चक्कर लगाता है वो है हमारी पृथ्वी, बोले तो क्या, अर्थ। बोले तो अर्थ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला ग्रह चक्कर लगाता है पृथ्वी के पीछे तो वो है आपका दोस्तों कौन सा, मंगल। कौन सा ग्रह है दोस्तों, मंगल। मंगल बोले तो क्या हो जाएगा, मार्स। डन। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों अगला ग्रह अगर अपन देखें, अगला जो ग्रह है दोस्तों वो है आपका कौन सा, तो मंगल के बाद अगला ग्रह दोस्तों आपका आता है, वो आता है बृहस्पति। कौन सा आता है दोस्तों, वो आता है आपका बृहस्पति। ठीक है, इंग्लिश में जिसको अपन क्या बोलते हैं, जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। अगला ग्रह दोस्तों जो आता है वो है आपका शनि। शनि बोले तो इंग्लिश में क्या आता है दोस्तों, सैटर्न। क्या आता है, सैटर्न। उसके बाद दोस्तों अगला ग्रह देखें तो आपका अगला ग्रह है दोस्तों अरुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस। क्या बोलते हैं, यूरेनस। और उसके बाद आखिरी जो ग्रह है दोस्तों वो है आपका वरुण, और वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून। क्या बोलते हैं, है ना। वरुण को अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह, बस ये ऑर्डर से आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सा इंग्लिश में बोले तो मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। हिंदी में बोले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हमारा एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा था, हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा था कि मंगल और शनि के बीच में, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा था हमसे पूछना चाह रहा था दोस्तों क्या, कि मंगल और शनि के बीच में, मंगल ये रहा मार्स और शनि ये रहा सैटर्न, इसके बीच में कौन सा ग्रह आता है, दिखती सी बात है, कौन सा आता है दोस्तों, बृहस्पति। कौन सा ग्रह आता है, बृहस्पति। तो ये उत्तर तो हम कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह, जो लार्जेस्ट ग्रह है वो है आपका कौन सा, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह यही है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है, वो है आपका बुध। बोले तो कौन सा आपका, मरकरी। सबसे छोटा है बुध, सबसे बड़ा ग्रह इसमें कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर 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 याद रखना। और इसमें बड़े के अगर ऑर्डर से पूछे तो सबसे बड़े नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, बृहस्पति। सेकंड नंबर पे कौन सा है दोस्तों, शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण। चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वरुण। 1 2 3 4 तो ऐसे हो जाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे दोस्तों प से पृथ्वी, प से आपका 5, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी। सबसे छोटा अपने देख लिया 8 में, तो 8वें नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति। अब अपने को देना छठा और 7वां स्थान, तो याद रखना शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। जो वीनस है उसको अर्थ की क्या कहते हैं, सिस्टर भी कहते हैं। सिस्टर मतलब लगभग उतनी उसके जैसी ही होगी। तो पृथ्वी के जस्ट बाद नंबर देना किसको, शुक्र को। तो छठा सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र, तो 7वां सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों मार्स, और 8वां और सबसे छोटा हो जाएगा आपका कौन सा, बुध। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप जरूर 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 याद रखोगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जुपिटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। पहली बात तो दोस्तों एथेंस खुद कहां पर है, तो दोस्तों एथेंस शहर यूरोप में पड़ता है, जो आपका ग्रीस करके एक देश है, ग्रीक करके जो देश है। ठीक है, जो ग्रीस की जो दोस्तों राजधानी है, वो आपकी राजधानी कौन है आपका, वो है एथेंस। अब एथेंस खुद किसके लिए जाना जाता है, तो एथेंस बहुत ही प्राचीन शहर है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन शहर है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, वहाँ बहुत ही पुरानी पुरानी ऐसे सांस्कृतिक महत्व की बिल्डिंगें, वो पूरा एक कल्चरल और हेरिटेज सिटी के रूप में बसा हुआ है आपका कौन सा, वो शहर है आपका दोस्तों कौन सा, एथेंस। ठीक है, अब भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो आपको 4 ऑप्शन में इनमें से दे रखा है, जो भी अपनी ऐसी ही सांस्कृतिक विरासत रखता है, ऐसी ही अपनी कल्चरल हेरिटेज रखता है, तो दोस्तों वो भारत का शहर है आपका कौन सा, मदुरई। ये प्राचीन काल में दोस्तों जो मदुरई शहर है, ये जो पांड्य राजा हुआ करते थे, कौन सा, जो पांड्या वंश के दोस्तों जो राजा हुआ करते थे, उन पांड्या वंश की दोस्तों राजधानी हुआ करता था, पांड्या वंश की राजधानी, कैपिटल हुआ करता था दोस्तों कौन सा शहर आपका, मदुरई। मदुरई पड़ता कहां पर है दोस्तों, मदुरई पड़ता है आज की तारीख में देखें तो कौन से राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है आपके तमिलनाडु के अंदर। कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, ये मदुरई शहर पड़ता है आपके तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। डन है। और मदुरई के अंदर एक बहुत फेमस मंदिर भी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मीनाक्षी माता का मंदिर। किसका, जो मीनाक्षी माता का मंदिर है दोस्तों, मीनाक्षी टेम्पल है, वो भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कहां पर है आपके, वो भी आपके मदुरई के अंदर है।
डन है, याद रह जाएगा। प्राचीन काल में पांड्य वंश की राजधानी थी और पूर्व, अब ऑब्वियसली बात है यूरोप, तो यूरोप के सेंस में देखें तो इंडिया क्या है, उसके पूर्व में, और पूर्व में है तो यहां का एथेंस किसको कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपके मदुरै शहर को। किसको कहा जाता है, मदुरै शहर को। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको जरूर 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 याद रह जाएगा। डन है ना, क्लियर है। और अगर पूछे मदुरै कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखना ये वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे, वैगाई नदी के किनारे, है ना, वैगाई नदी के किनारे ये क्या दोस्तों आपका बसा हुआ शहर है। कौन सा शहर है आपका, वो शहर है आपका मदुरै। क्लियर है, डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर दोस्तों सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां कईयों को देख के लगेगा चिकनकारी क्या चिकन खाने वाले चिकन की बात हो रही, नहीं दोस्तों, एक कसीदाकारी कला होती है जिसमें कपड़े पर, है ना, धागों से अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कसीदाकारी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग कसीदाकारी दोस्तों फेमस है। कहीं रंगीन धागों से कसीदाकारी करते हैं, कहीं सुनहरे गोल्डन धागों से कसीदाकारी करते हैं, कहीं कसीदाकारी में फूल पत्तियां बनाई जाती है, कोई क्या डिज़ाइन बनाता है, कोई क्या डिज़ाइन बनाता है। तो उसी में से दोस्तों एक कसीदाकारी की डिज़ाइन है जिसका नाम है दोस्तों चिकनकारी। कसीदाकारी को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी। तो अलग अलग जगहों के दोस्तों एम्ब्रॉयडरी फेमस है। तो उसमें से दोस्तों जो लखनऊ की, जो यूपी में दोस्तों जो लखनऊ शहर है, वहां की दोस्तों जो एम्ब्रॉयडरी है जिसमें अलग अलग तरह की दोस्तों फूल पत्तियां वगैरह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं चिकनकारी दोस्तों। क्या बोलते हैं, चिकनकारी, आपकी कसीदाकारी, या इंग्लिश में बोलते हैं चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। और ये कहां की फेमस है दोस्तों, ये फेमस है आपके लखनऊ की। लखनऊ कहां पड़ता है दोस्तों, लखनऊ पड़ता है आपके यूपी में, जो कि यूपी की क्या है, कैपिटल है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे अगर आपसे पूछे बसा हुआ है, तो दोस्तों लखनऊ बसा हुआ है आपके गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, लखनऊ बसा हुआ है आपके गोमती नदी के किनारे। ठीक है, डन है, ओके, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। अब यहां जुड़वा शहर का क्या मतलब वो सिटी जो एकदम आपस में एकदम क्लोज में, मतलब जस्ट आधे घंटे बाद एक शहर से दूसरे शहर में चल जाए, इतने एकदम पास में बड़े बड़े शहर के रूप में बसे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कटक और भुवनेश्वर। बिल्कुल जुड़वा सिटी, कटक से निकलते भुवनेश्वर आ जाता है, लगभग आधे घंटे की ट्रैवल करो तो आपका भुवनेश्वर आ जाएगा, ये एकदम पास है। अहमदाबाद गांधीनगर, ये भी एकदम पास है ना, गांधीनगर से निकलते आपका क्या आ जाएगा, अहमदाबाद आ जाएगा, तो ये भी एकदम पास में, तो एकदम जुड़वा शहर हो गए। हुबली और धारवाड़, अब ये किसी को लगेगा ये कहां पर है भाई, कटक और भुवनेश्वर तो कहां पर है, ये दोनों शहर आपके कहां है, उड़ीसा में और एकदम पास है। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों के दोनों कहां है, गुजरात में, एकदम पास है, तो ये भी जुड़वा शहर हो गए। हुबली, याद रखना हुगली नहीं है, हुगली पूछता तो वो कहां है, वेस्ट बंगाल में, ये हुबली है। और हुबली और धारवाड़ शहर ये कहां पर दोस्तों, ये आपके कर्नाटक में, और ये भी दोनों एकदम लगभग पास में ही है। और जो आपके त्रिशूर और तिरुवल्ला है, ये दोनों शहर दोस्तों केरल में, लेकिन इनमें एक खास बात है, त्रिशूर और तिरुवल्ला शहर है तो केरल में, लेकिन इनकी खास बात ये दोस्तों आपस में थोड़े क्या है बताओ, दूर है। ये आपस में क्या दोस्तों, ये थोड़े से आपस में दूर है, लगभग 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करते हैं तब जाके त्रिशूर से तिरुवल्ला पहुंचते हैं। आप जब इंडिया का अगर आप ऐसे मैप देखोगे, इसमें ये दोस्तों आपका क्या केरल है, तो ऊपर की तरफ तो आपका पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, त्रिशूर, और नीचे की तरफ आपका क्या पड़ जाएगा, तिरुवल्ला। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ, ये एकदम नीचे की तरफ, तो इनमें काफी डिस्टेंस है, ये एकदम आपस में पास का शहर नहीं है, तो ये जुड़वा शहर भी नहीं हुए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। क्लियर है, त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो मैंने आपको बता दिया ये सारे सिटी किस किस आपके स्टेट के हैं, उसमें से बाकी सब तो एकदम पास में, तो कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, ये सारे आपके क्या दोस्तों, जुड़वा शहर है। जबकि त्रिशूर और तिरुवल्ला है तो भले दोनों केरल में, लेकिन जुड़वा शहर नहीं बोल सकते इनको। डन, नेक्स्ट आगे देखो। अगला, मिथेन बोला एक रंगहीन गैस होती है, हाँ ठीक है, गंधहीन है, ठीक है, गैस गैर विषैली, इतनी टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्वलनशील है। इससे ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊष्मा वगैरह प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं। तो जनरली इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसके कई नाम है दोस्तों। इसमें से मिथेन का एक नाम ये भी अगर आपने पढ़ा हो तो उसको मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्श मतलब दलदली भूमि से निकलने वाली गैस भी बोलते हैं, किसको, मिथेन को। हालांकि तो इन्होंने हिंदी में तो बेवकूफी कर दी, ऑप्शन में नाम ले दिया मीथेन गैस, बगल में लिखा मार्स गैस। इनको ऑप्शन में मिथेन लिखना ही नहीं चाहिए, जैसे इंग्लिश में ओनली सिर्फ क्या लिखा हुआ, मार्स गैस। यहीं से तो पहचाना था अपने को। एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि मिथेन इनमें से कौन सी है, तो मार्स गैस को भी, मिथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। तो हिंदी में इन्होंने ऑप्शन में ही उत्तर दे दिया, तो ठीक है, ये तो अगर नॉर्मली हिंदी में कोई पढ़ेगा तो आराम से ऑप्शन देख के उत्तर कर सकता था। तो मार्श गैस दलदली भूमि से निकलने वाली गैस भी कौन सी होती है दोस्तों, मिथेन ही होती है। मिथेन कौन सी होती है, मिथेन CH4, ठीक है, CH4। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 36। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना भाई, इतनी तो बेसिक समझ तो अपन सब रखते ही है ना, क्या भाई हैट्रिक लगाइए तो हैट्रिक किसने लगाएगी, बॉलर लगाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई। अगर हैट्रिक लगाएगा तो कौन लगाएगा, बॉलर लेगा ना हैट्रिक। तो
हैट्रिक मतलब समझते हो ना, लगातार 3 बॉलों पे 3 विकेट लेना। तो विराट कोहली तो लेने से रहा हैट्रिक, बॉलर ही नहीं है, बैट्समैन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रोहित शर्मा पॉसिबल ही नहीं है भाई, बॉलर थोड़ी है, बैट्समैन है। केदार जाधव आजकल खेलता ही कहां, इतना तो अपन क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, वैसे भी वो कोई प्रॉपर बॉलर तो था नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब लेके बचा बेचारा कौन बताओ, कुलदीप यादव। तो जिसको नहीं भी पता हो ना उत्तर एग्जैक्टली वैसे याद ना हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से वो उत्तर कर सकता है कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, कुलदीप यादव। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? देखो है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बहुत ही फेमस राजा हुए हैं गुप्त वंश के, जिनका नाम है दोस्तों क्या, समुद्रगुप्त। क्या नाम है दोस्तों, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने दोस्तों अपना जो विजय अभियान है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे चलाया, और इसने लगभग समस्त भारत को जीत लिया था दोस्तों, और ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ऐसा ही दोस्तों एक राजा हुआ है दोस्तों, नेपोलियन। क्या, नेपोलियन। वो भी दोस्तों क्या कर रहा था, वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। तो इसी हिसाब से दोस्तों इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है दोस्तों, कि ये भारत का क्या है, नेपोलियन। और कहा किसने दोस्तों, ये किसने कहा, उस इतिहासकार का नाम भी अगर पूछे दोस्तों तो उसका नाम है दोस्तों विंसेंट स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों, उस इतिहासकार का अगर आपसे नाम पूछे कि उस इतिहासकार का नाम क्या है जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, उसका नाम है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, अब वापस टॉपिक पे आते हैं। समुद्रगुप्त का दोस्तों हमें कैसे पता चलता है कि उसने इतनी सारी विजय प्राप्त की थी, इतना उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था? तो समुद्रगुप्त का दोस्तों, समुद्रगुप्त ने क्या किया, आज की तारीख में जिस शहर को अपन जानते हैं प्रयागराज के नाम से, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे और वास्तव में प्राचीन नाम प्रयागराज ही था, तो जो दोस्तों शहर है आपका कौन सा, प्रयागराज, जिसको कुछ टाइम पहले हम कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों, इलाहाबाद। यहां पर दोस्तों क्या किया, एक स्तंभ पर, एक शिलालेख पर दोस्तों क्या किया उसने अपनी सारी जो विजय अभियान या जो भी उसने अच्छे अच्छे काम किए थे उनका दोस्तों बखान करवाया और उस स्तंभ पर लिखवाया। अब लिखवाएगा किससे, एक बहुत ही अच्छा आदमी जिसको लिखने की अच्छी क्या हो दोस्तों, कला हो, अच्छी क्या हो, नॉलेज हो, जिसमें अच्छे शब्दों का वो क्या करे, चयन। तो उसने दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल किया समुद्रगुप्त ने, उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था दोस्तों, हरिशेन। हरिशेन ने क्या किया दोस्तों, प्रयागराज में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जो भी अच्छी अच्छी उपलब्धियां थी उसको लिखवाया, और इसी को दोस्तों कहते हैं अपन प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को अपन कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब ही होता है दोस्तों प्रशंसा करना, और प्रयागराज में दोस्तों ये स्तंभ है, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। तो अगर ये भी पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे, समुद्रगुप्त से। कहां पर है दोस्तों, ये प्रयागराज, जिसको पहले अपन इलाहाबाद कहते हैं, वहां पर है। इस पर जो उपलब्धियां हैं वो लिखवाई किसने थी दोस्तों, तो समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। किससे दोस्तों, तो वो हरिशेन से। किससे, हरिशेन। हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और ये इसको भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था, तो इसको कहा था विंसेंट स्मिथ ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रयागराज स्तंभ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, वर्तमान में जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी कहा जाता है, ये मुंबई में किस काल अवधि में बनाया गया है? क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो आपका विक्टोरिया टर्मिनस है, ये एक तरीके से आप मान के चलो अपना जो रेलवे स्टेशन है वो है, क्या है, अपना मुंबई का। कहां का दोस्तों, ये मुंबई का जो सबसे प्राचीन जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, विक्टोरिया टर्मिनस। क्या नाम है दोस्तों, इसी का नाम है विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, और इसी विक्टोरिया टर्मिनस को अब हम जो अंग्रेजों वाला नाम रखेंगे, अब हमने दोस्तों इसी का नाम कर दिया दोस्तों, क्या, इसी का नाम हमने कर दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसको दोस्तों बनाया गया था 1878 से 88 के बीच में, इन 10 सालों में दोस्तों इसको बनाया गया था। और ये इतना अच्छा है दोस्तों, इतना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि इसको यूनेस्को ने भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक माना, और इसको दोस्तों 2004 में, कब, 2004 के अंदर, 2004 में दोस्तों इस छत्रपति शिवाजी जो आपका टर्मिनस है मुंबई के अंदर, इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया दोस्तों, इसको भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। ठीक है, आज की तारीख में अगर पूछे इंडिया के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो दोस्तों आज की तारीख में इंडिया में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है दोस्तों, 43। ठीक है,
43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और उसमें भी अगर आपसे पूछे सबसे आखिरी 43rd नंबर की कौन सी है दोस्तों, सबसे आखिरी नंबर की अगर आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी है, तो सबसे आखिरी नंबर की जो आपकी इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों वो है मोडेम्स ऑफ असम। असम के मोडेम, असम के मोडेम, ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके के कब्रगाह टाइप कह सकते हैं जहां पर असम के दोस्तों राजाओं को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो मोडेम्स ऑफ क्या, असम, इसको दोस्तों इसी साल विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। भारत में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें सबसे आखिरी जिसको 2024 में है ना दर्जा मिला है दोस्तों वो है आपका मोडेम्स ऑफ असम। 1943 में से एक ये भी है आपका कौन सा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मुंबई का रेलवे स्टेशन है, जिसको प्राचीन समय में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जिसको 1878 से 88 के बीच में बनाया गया, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था कब, 2004 के अंदर। कब मिला, 2004 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका निर्माण कब हुआ, 1878 से 1888 के बीच में। नेक्स्ट अगला देखो, अक्टूबर में दोस्तों, अभी इसी अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है ना, किसको अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों अभी अपॉइंट क्या किया गया है मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये ऑलरेडी दोस्तों 2019 से इनका कार्यकाल था 2024 तक, अभी अक्टूबर 2024 तक कार्यकाल था, 5 सालों का। कितने सालों का दोस्तों, 5 सालों का, 5 इयर्स का इनका एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का के MD के रूप में इनका कार्यकाल था। लेकिन इनके अच्छे कामकाज को देखते हुए इनको पुनः फिर से दोस्तों MD बनाया गया है, किसका, IMF का, या इनके कार्यकाल को फिर से दोस्तों एक और टर्म के लिए क्या कर दिया है दोस्तों, बढ़ा दिया है एक और टर्म के लिए फिर से। तो फिर से और कितने सालों के लिए बनेगी, 5 सालों के लिए। अब इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ, नया सेकंड टर्म इनके सेकंड टर्म शुरू हुई लगभग 1 अक्टूबर 2024 से, जो कि आपके चलेगी कब तक दोस्तों, 29 तक। कब तक चलेगी, 2029 तक। तो अब 2029 तक तो अपने आराम से याद रखना है कि अगर आपसे पूछे IMF की दोस्तों MD मैनेजिंग डायरेक्टर हेड कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कहां की रहने वाली दोस्तों, ये रहने वाली है बुल्गारिया की। कहां के रहने वाली, यूरोप का एक देश है बुल्गारिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल है सोफिया, वहां की रहने वाली है दोस्तों कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कंफ्यूज मत ना, क्रिस्टलिना लेगार्ड नहीं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 1923 का दोस्तों जो झंडा सत्याग्रह है या जो ध्वज सत्याग्रह है, ये किस शहर में आयोजित किया गया था। ये दोस्तों आयोजित किया गया था आपके नागपुर के अंदर। नागपुर कहां पड़ता है दोस्तों, नागपुर वर्तमान में पड़ता है आपके कहां पर, महाराष्ट्र में। कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने दोस्तों एक अपने खुद के ध्वज को, कहते हैं मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है, अभी भी है, जबलपुर, वहां पर फहरा है। तो वहां के पुलिस कमिश्नर ने उसको विरोध किया और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया। उसका और थोड़ा विरोध हुआ, एक शांतिपूर्वक सविनय आंदोलन हुआ, और करते 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 ये कहां तक चला गया, नागपुर में। और नागपुर में दोस्तों इस आंदोलन का क्या होता है, एंड होता है, और इसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, झंडा सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब दोस्तों इसमें हिंसा विंसा नहीं हुई है, ठीक है। तो इस 1923 का जो दोस्तों झंडा सत्याग्रह, इसकी शुरुआत तो हुई थी कहां से, इसकी शुरुआत तो हुई थी दोस्तों जबलपुर, जो कि MP के अंदर है, और इसका अंत कहां पर हुआ, अंत जाके हुआ आपके नागपुर महाराष्ट्र में। तो हमको ऑप्शन में यही दे रखा नागपुर महाराष्ट्र, तो उत्तर करेंगे दोस्तों यही नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर अपन बात करें तो जॉन मैनार्ड कीन्स, जो जिनको अपन शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, JM कीन्स, बहुत ही फेमस दोस्तों अर्थशास्त्री है। दोस्तों अपन जो दो तरह के मुख्यतः अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पूंजीवाद और एक पढ़ते हैं समाजवाद, जिसमें सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास हो वो पूंजीवाद है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के पास हो वो समाजवाद है। लेकिन अगर दोनों चीजें हो, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास, कुछ चीजें पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास, ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया में, अब इंडिया में देखो प्राइवेट बसें भी चलती है तो गवर्नमेंट की बसें भी चलती है ना, मतलब आपको यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के समर्थक थे दोस्तों कौन थे, JM कीन्स। ये कौन सी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, तो ये थे आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोस्तों ये क्या थे, समर्थक थे। और इनकी फेमस एक बुक भी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ रेट इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ रेट इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। और ये बुक कब आई थी दोस्तों, ये बुक आई थी आपके 1936 में। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि जो जॉन मैनार्ड कीन्स है ये किस देश के रहने वाले थे दोस्तों, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे दोस्तों, ये आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड बोलो या फिर ब्रिटेन के रहने वाले थे, एक ही बात है। नेक्स्ट अगला, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है।
निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, जो अंडे जो है वो आपस में मिले ही नहीं है ना, और उनके संलयन के बिना ही दोस्तों फल का विकास हो गया। अगर इस तरीके से, इस प्रोसेस से अगर फलों का विकास होता है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी कहते हैं। याद रखना, इसमें अंडों का निषेचन नहीं होता, उसके बिना ही दोस्तों फल का विकास हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का विकास हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में बोलो, केला बोल दो इसका, या आपका अंगूर बोल दो, ठीक है, ये इस तरह के फल इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है क्या, इस तरह के फल दोस्तों एग्जाम्पल होते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें दोस्तों ऐसे फल बनते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, ऐसे फल बनते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बिना निषेचन के फल का विकास होगा तो फिर बीज ही नहीं होंगे भाई, अगर बीज होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बीज है ही नहीं, तभी तो नहीं हुआ है। तो बिना बीजों के अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और इसमें जो फल बनते हैं उसमें बीज ऑब्वियस सी बातें होंगे ही नहीं। और इसके अगर एक दो एग्जाम्पल ग्रुप में बोलूँ, केला अंगूर वगैरह, इसके क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्या मतलब, कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी वगैरह ये सब कहाँ बनती है, तो इन सब का आंसर आता है दोस्तों अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोले तो बोन मैरो में। बोन मैरो में आरबीसी वगैरह दोस्तों क्या होती है, बनती है, ठीक है। आरबीसी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए दोस्तों। जो आरबीसी है इसका जो जीवन काल होता है, कितने दिन तक इसका जीवन काल होता है दोस्तों, 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जो दोस्तों जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। और बनती कहाँ है दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण हमेशा अपने को याद रखना दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपके बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, जो शरीर के अंदर बोन मैरो होती है वहाँ पर इसका क्या होता है, आपका निर्माण होता है। क्लियर है। बाकी आरबीसी की जो संख्या होती है वो जनरली आपके लगभग 50 लाख बोले तो क्या होता है, 5 मिलियन, ठीक है, पर mm क्यूब, 1 mm क्यूब के अंदर, 1 mm क्यूब के अंदर दोस्तों, 1 mm क्यूब ब्लड के अंदर दोस्तों इतनी आरबीसी आपकी पाई जाती है। पुरुषों में थोड़ी सी ऑन एन एवरेज ज्यादा होती है, थोड़ी सी लगभग 5.5 मिलियन, महिला में लगभग 4.5 मिलियन के आसपास होती है। जीवन का लगभग कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। और आरबीसी की जब कमी वगैरह होती है तो इसी से हमें आइडिया लगता है कि इंसान को जो बीमारी होगी, बताओ कौन सी बीमारी होगी, है मलेरिया। आरबीसी की कमी से क्या पता चलता है इंसान को कौन सी बीमारी हुई है दोस्तों, मलेरिया का पता कैसे चलता है, जब इंसान के अंदर आरबीसी की क्या देखते हैं अपन, कमी देखते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके फैक्ट है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये है आपके आरबीसी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और मेन का फंक्शन क्या है दोस्तों, यही हमारे शरीर में O2 का क्या करता है, परिवहन। ईच एंड एवरी सेल तक ब्लड के अंदर कौन है दोस्तों, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो वो आपका आरबीसी। कौन करता है दोस्तों, वो आपका करता है आरबीसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी, कौन दोस्तों, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो दोस्तों वो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका कार्यकाल था दोस्तों सुचेता कृपलानी का 1963 से 67। और राज्य छोड़ो, भारत के अंदर जितने भी राज्य ना भाई, यूपी की बात नहीं हो रही, भारत में जितने भी राज्य है, सभी राज्यों में अगर पहली बार किसी राज्य की कोई महिला मुख्यमंत्री बनी ना, तो वो यही है दोस्तों, कौन है, सुचेता कृपलानी, जो यूपी की आपकी सीएम बनी थी। क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। कब, 1963 से 67। जबकि अगर पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला अगर राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी की, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, वो है सुचेता कृपलानी, 1963 से 67। डन। नेक्स्ट अगला देखो, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का जो हम नियम पढ़ते हैं, बस ये हमसे जनरली पूछा बस, और इस बार ओम का नियम नहीं पूछा है, इस बार बस इतना से पूछा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना ओम का नियम, इस बार वो नहीं पूछा, ओनली बस पूछा है ओम दोस्तों वो किस देश के रहने वाले थे, तो किस देश के थे दोस्तों, वो आपके जर्मनी के थे। किस देश के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट अगला, जो जवारा नृत्य है, ठीक है, बस हमसे पूछा है कि इस नृत्य का संबंध किससे है, तो बेसिक सा दोस्तों जवारा नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, मध्य प्रदेश से हुई। अगला कुछ नहीं है, बस बाकी सब देखने की जरूरत है, सिर्फ हमसे एग्जाम नहीं पूछना चाह रहा है टेनिस से रिलेटेड, जो कार्लोस अल्काराज आजकल बड़े ही फेमस है दोस्तों, कार्लोस अल्काराज बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं। तो कार्लोस अल्काराज का दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए इन कार्लोस अल्काराज का संबंध कौन से आपके देश से, तो कार्लोस अल्काराज दोस्तों स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल भी कहां के रहने वाले, स्पेन के, और कार्लोस अल्काराज भी कहां के रहने वाले हैं, ये भी आपके रहने वाले हैं स्पेन के। नेक्स्ट अगला, सर्बिया के कौन है दोस्तों, सर्बिया के हैं जोकोविच, नवाक जोकोविच। जोकोविच याद रखना कहां के हैं, जोकोविच है आपके सर्बिया के। नेक्स्ट अगला, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने भारत सरकार के
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए नोडल मंत्रालय, जिनका हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। अरे कुछ नहीं, आप तो बस इतना देखो ना, जनजातीय, जनजातीय मतलब यहां पर स्केड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्केड्यूल, यहां पर ट्राइब्स की बात हो रही है। ठीक है, अब स्केड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है तो फिर मंत्रालय भी कौन सा होगा? एसटी वाला ही मंत्रालय होगा। तो देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बस बात खत्म, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। कौन सा मंत्रालय होगा? जब ट्राइबल्स की बात हो रही है तो मंत्रालय भी कौन सा होगा? ट्राइबल वाला होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट अगला, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले सीबीजी है ना संयंत्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों, गेल भारत सरकार की एक कंपनी है, महारत्न कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसने दोस्तों अपना एक प्लांट लगाया है। कौन सा? सीबीजी प्लांट। सीबीजी प्लांट, सीबीजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, इसका प्लांट लगाया है। तो दोस्तों ये कहां पर लगाया गया है? रांची, झारखंड की कैपिटल रांची के अंदर दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, होने वाले थे, अभी चुनाव हुए ना दोस्तों, अभी नवंबर में तो चुनाव है, 13 नवंबर को। कहां पर चुनाव है? आपके झारखंड में। तो इससे पहले ही दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यहीं पर कुछ केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी आके कुछ ना कुछ चीजों को उद्घाटन करेंगे, ताकि जनता को दोस्तों थोड़ा सा क्या कर पाए, कि बता पाए हाँ हम आपके यहाँ पे कुछ काम करें, ताकि हमको हमारे बीजेपी को वोट दो। तो अभी हाल ही में झारखंड की कैपिटल रांची के अंदर दोस्तों नरेंद्र मोदी ने सीबीजी प्लांट का क्या किया? उद्घाटन। और सीबीजी प्लांट मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट है, और वास्तव में किस कंपनी के थ्रू है? तो कंपनी है गेल, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट अगला देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में दोस्तों डेफ कनेक्ट 4.0 है ना 4.0 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों डेफ मतलब डिफेंस, और डिफेंस मिनिस्ट्री है दोस्तों, वो इकोसिस्टम वगैरह कौन बचाए रखने के लिए, इन सब के लिए दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे एक कार्यक्रम का लॉन्च किया, जिसका नाम है डेफ कनेक्ट। और इसका लॉन्च उन्होंने दोस्तों किया है कहां से? दिल्ली से। इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है कहां से किया है? दिल्ली से दोस्तों इस कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप गलत नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।